वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर 1 में हमने बात कर ली थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा करी थी अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में। उसके बाद में हमने अरस्तू की क्रांति का क्या मतलब होता है उसका अर्थ हमने बताया था कि जिस प्रकार से हम 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को हम क्रांति मानते हैं, 1917 की बोल्शेविक क्रांति को हम क्रांति मानते हैं, इसी प्रकार 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई उसको हम क्रांति मानते हैं। अरस्तु जो है ये क्रांति नहीं मानते थे। ये संविधान में अगर छोटा बड़ा कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहते थे अरस्तु क्रांति। ठीक है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए हमने सिसरो के समानता संबंधी विचारों पर भी चर्चा करी थी। उसके बाद में बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की परिभाषा देखी थी। आज की वीडियो में हम बोंदा के नीचे लिखा होगा बोंदा के अनुसार संप्रभुता, तो इनके अनुसार संप्रभुता की सीमाएं हम देखेंगे, जैसे दैवीय कानून, प्राकृतिक नियम, संवैधानिक कानून, विशेष संधियां, जनता के प्रति वादे। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे बोधांग के अनुसार। ठीक। और हमने उस वीडियो में चर्चा करी थी स्पेंसर के व्यक्तिवादी सिद्धांत की। ठीक। तो कुल मिलाकर के हमने इतने लेक्चर मतलब इतने जो है प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर के अंतर्गत यानी आज का वीडियो ये है, इसका मतलब है लेक्चर 2 इसका नाम है। और लेक्चर 2 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। यानी इनका नाम है टॉमस एक्विनास और इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए राज्य संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, जो राज्य से संबंधित हॉब्स ने सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने अवस्थाओं को कैटेगराइज किया था। तो जो सबसे प्राचीन अवस्था नहीं, जो सबसे पहले अवस्था दी थी उसी को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में बोंदा के अनुसार संप्रभुता की जो सीमाएं होती हैं, जैसे दैवीय कानून, प्राकृतिक नियम, संवैधानिक कानून, विशेष संधियां, जनता के प्रति वायदे, इन सभी को चर्चा करते हुए मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर टिप्पणी करेंगे। कुल मिलाकर के इतनी बातें हम देखेंगे आज की वीडियो में। लगभग आपके 1 2 3 4 और 5 प्रश्न आपके तैयार होंगे। कितने? नहीं तो आपके 3 और 2 3 1 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे मुख्य रूप से। ठीक है। इसके बाद में और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके समक्ष। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। उस वीडियो में हमने लगभग 6 प्रश्नों को चर्चा कर लिया था। आज से 7वां प्रश्न आपके सामने आएगा। ध्यान रखेंगे, ये वीडियो लेक्चर बी द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र पेपर 1 से संबंधित है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा है, यानी एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, चाहे आप में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए चाहे सब्जेक्टिव पूछा जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वहाँ जरूर ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा कि व्यक्तिवादी सिद्धांत को स्पेंसर ने कैसे स्पष्ट किया था, ये सारी चीजें से पूछा जाएगा। ठीक है। एक क्या इक्विनास निम्न में से किसने राज्य संबंधी विचार नहीं दिए हैं, उसमें एक नहीं दिया होगा, उनको दे देंगे। ठीक है। तो अलग का मुद्दा है, हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस सभी मुद्दों पर। आइए देखते हैं एक एक करके। तो जैसा कि हमने बताया कि 6 प्रश्न इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। 7वां प्रश्न ये आपके सामने है। मित्रों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक करने के तदुपरांत वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से लोग जुड़ सके, ताकि आपका पूरा सर हो सको, पूरा सिलेबस करवा दूं। तो आप जो है एक प्रति व्यक्ति लगभग 10 व्यक्तियों को शेयर करेगा, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को शेयर करेगा वीडियोस। ठीक है। आप सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी किसी के लिए थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो हमारा देश जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा। क्योंकि एकेडमिक लेवल में देखा जाए तो इंटर तक पढ़ाई बच्चे ठीक ठाक करते हैं, उसके बाद में जब बीए वगैरह करने लगते हैं तो उनकी पढ़ाई एकदम से बेकार होने लगती है। क्योंकि बीए में लोग मन नहीं लगाना चाहते, ना पढ़ना चाहते। बीए को लोग हल्के में लेते हैं, मजाक में बना करके पढ़ते हैं। लेकिन बीए पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का निखार होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन बीए पर मैं चर्चा करूंगा और बीए के जो महत्व है उसके बारे में बताऊंगा कि बीए करने के क्या क्या फायदे होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि बीए यानी जो आज इस समय आप कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण एज है और कितनी महत्वपूर्ण अवधि है। इस समय आपको, अगर आप बीए कर रहे हैं तो इसमें जो अगर राजनीति शास्त्र में तमाम सारे विचारों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपके भी विचार उनके अनुसार चेंज हो। मतलब आप देखें कि पहले के लोगों के विचार कैसे थे, आज हमारा विचार कैसा, दोनों का क्या करें, कंपेयर करें, तुलना करें, उसके हिसाब से जीवन जीने की शैली
अपनी सुधारे। ठीक, तो जीवन जीने की शैली देता है कौन? बीए करने से आपको मिलती है। ठीक है, आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र के बारे में मतलब राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी सामाजिक विज्ञान है उन सभी का अध्ययन करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं पे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो कि आपको रोज़मर्रा में हमेशा काम आती हैं। रोज़मर्रा मतलब दिनों दिन मतलब डेली, ठीक, तो काम आती हैं, इसलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि मैं जो है आपको ऐसा नहीं बताता हूँ कि बस इतने प्रश्न 4-10% रट लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं इस प्रकार की कोई हो ऐसी चीज़ आपको बता करके कोई चीज़ दिलासा देना चाहता हूँ कि इतने में हो जाता है, इतने उतने में नहीं होता भैया। जो कुछ भी कहे या फिर जो भी आपको बता रहा हो कि इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं हो जाएगा, वो बिल्कुल भी उस पर एकदम से आपको अगर ट्रस्ट करना है तो बिल्कुल करिए। मैं नहीं कह रहा कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर विस्तार से समझना है आपको, तो आपका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप अच्छे तरीके से आप एक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। मतलब व्यक्ति से मतलब मनुष्य जो होता है एक जैविकीय प्राणी होता है, उसको एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए इन सभी विषयों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, अर्थात उसका सामाजिकरण होना अति आवश्यक होता है। ठीक, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है बीए। ठीक, क्या करता है? मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, ज़्यादा हम इसमें ये सारी बातें नहीं करते। नहीं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी आते हैं जो कहेंगे कि आपने मेरा समय खा लिया, जान मतलब कि राजा महाराजा का समय था आपका, वो खा लिया हमने। चलिए, वो अलग की बात है। कभी कभी होता है, कमेंट एक दो लोग किए थे हमारे पास कि आप जो है ऐसा करते हैं, उसमें बीच में थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं। भैया वो भूमिका होती है यार। एक एक लड़की ने कमेंट किया था कि आप चूतियापा करते हैं, तो हमने उसको बता दिया था कि उसको विवरण कहते हैं, समालोचना कहते हैं, आलोचना कहते हैं। ठीक है, अब उसको वो चूतियापा लगता था, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, उस पर वीडियो भी हमने बना दिया था कि हाँ चूतियापा लगता तो चूतियापा लगे आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और विस्तार से एकदम से समझेंगे, एकदम से आपकी भाषा में, अपनी भाषा में, देहाती भाषा में एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्विनास जो है एक विद्वान है, इनका पूरा नाम ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है। इन्होंने इन्होंने राज्य से संबंधित विचार दिए हैं, राज्य से संबंधित विचार दिए हैं। टॉमस एक्विनास ने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए या फिर बल दिया है। इनके अनुसार बात की जाए मित्रों, तो जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नगर राज्य में ना होकर के एक राष्ट्रीय राज्य में होती है। सबसे पहली बात इन्होंने कही, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य होता है, यानी जो गोल होता है हमारा, रियल गोल होता है, यानी वास्तविक जो लक्ष्य होता है, यानी जो हम निर्धारण करते हैं, उसकी पूर्ति हमको नगरीय राज्य में नहीं मिलती है। उसको हमको कहाँ पे मिलती है? वो राष्ट्रीय राज्य में मिलती है, यानी जो एक नेशनल लेवल पर राज्य हो, यानी बड़ा राज्य हो, जिसकी अपनी संप्रभुता होती हो, जिसकी एक अपनी जो है संप्रभु सरकार होती हो, जिसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हो रहा होता है। तो इस प्रकार में जब तक व्यक्ति के जीवन के पूर्व मतलब जो लक्ष्य होते हैं, जो वास्तविक लक्ष्य होते हैं, वो नहीं पूरा होते हैं, तब तक व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता। तो वही इस बात को इंगित करते हुए कहते हैं एक्विनास महोदय कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति जो होती है वो नगर राज्य में नहीं होती, यानी छोटे मोटे राज्यों में नहीं होती है। ऐसे राज्यों में नहीं, राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, ऐसे देशों में नहीं होती है जो कि संप्रभु नहीं होते। संप्रभु मतलब आंतरिक और बाहरी। क्या भैया हमने क्या कहा? हमने कहा कि आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से जो निर्णय लेना हो वो सरकार लेता है। वो सरकार लेती है कहाँ की? उस देश की। तो उस देश को हम क्या कहते हैं? संप्रभु। जैसे भारत देश को अगर संप्रभु कहा जाए तो इसमें कोई वजह मतलब ये नहीं होगा कि मतलब इसको नहीं कहा जा सकता। भारत एक संप्रभु कंट्री है, यानी इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया क्या है? भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि मोदी जी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई होता है तो उस पर स्वयं डिसीजन लेते हैं। साथ ही साथ आंतरिक मसला होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर यूएनओ वगैरह बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उसको परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल कर दिया। या संविधान में संशोधन करना होता है, क्या हम इंग्लैंड में जाते हैं पूछने कि आपने हम पर शासन किया था, कॉमनवेल्थ में हम भी आते हैं, लेकिन आपने क्या पूछा उनसे जाकर के कि हमको संविधान में संशोधन करना, हम संविधान में करें कि ना करें? तो अगर नहीं पूछा तो आप संप्रभु हैं, यानी आप अपने जो है अगर युद्ध करना होता है तो आप संप्रभु हैं। मतलब अगर बाहरी मामला कोई देखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह करना है, तो आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से करेंगे ना।
और उसके बाद में अगर आंतरिक विद्रोह कोई होता है, गृह युद्ध वगैरह होता है, तो उसको भी आप ही सॉल्व करेंगे। जैसे सीएए का मुद्दा हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ था, तमाम प्रकार के उदाहरण आप दे सकते हैं संप्रभु कंट्री के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई संप्रभु क्या होता है। तो राजनीति शास्त्र पढ़ने से पहले या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कठिन शब्दावलियां हैं उनको आपको जानना होता है। ठीक है, तो अब जान लीजिए संप्रभु कंट्री वही कंट्री होती है जो आंतरिक और बाहरी रूप से अपने ऊपर निर्भर होती है, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। तो भारत है संप्रभु कंट्री। ठीक, तो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य होगा वो नगरीय ग्राम्य नहीं होगा, यानी जो संप्रभु कंट्री नहीं होगी वहां पर नहीं होगा। जो राष्ट्रीय राज्य होगा यानी संप्रभु कंट्री वहां पर होगा। और ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है मित्रों कि यहां पर राज्य का मतलब होता है देश। अगर राजनीति शास्त्र में कहीं पर राज्य लिखा है तो उसका मतलब यूपी, एमपी, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ऐसे राज्यों की बात नहीं कर रहा है। वो बात किस राज्य की कर रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बात कर रहा है किसी देश की। किसकी बात कर रहा है? किसी देश की। तो जब कभी भी संविधान में, जब कभी भी पॉलिटिकल साइंस में आपको राज्य शब्द दिखे, राज्य का मतलब राष्ट्र या फिर देश। ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। राज्य के दीन दुखियों के लिए उचित साधन जुटाना। राज्य में जो दीन दुखी होते हैं, मतलब जो गरीब वगैरह होते हैं या फिर जिनके पास आय के साधन कम होते हैं, यानी जो कमाने खाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको दीन दुखिया कहा जाता है। तो उनके लिए उचित साधन जुटाना ताकि वो अपना पेट पूजा कर सके, मतलब पेट पालन कर सकें बेचारे। तथा नागरिकों के शिक्षा की व्यवस्था। तो नागरिक जो उसके हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उस राज्य के, उनको क्या होना चाहिए? उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? शिक्षा की। तो शिक्षा की व्यवस्था नागरिकों के लिए करना ये क्या होता है? मुख्य कर्तव्य होता है किसी राज्य का। तो इन्होंने कहा कि राज्य जो होता है उसमें हमारे जो वास्तविक लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति नगरीय राज्य में नहीं होगी, उनकी पूर्ति कहाँ पर होगी? वास्तविक राज्य में होगी। वास्तविक राज्य या फिर राष्ट्रीय राज्य में होगी। राष्ट्रीय राज्य कौन से होते हैं? जो संप्रभु होते हैं, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी स्वतंत्र जुडिशरी होती है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा राज्य का मतलब ये भी होता है कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य में जितने भी दीन दुखी हैं या गरीब मलिन हैं उनके लिए कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, यानी उनको क्या करने के लिए? उनको रोजगार का अवसर दें, उनको भोजन की मुहैया करवाएं, मतलब भोजन उपलब्ध करवाएं। ठीक है, और साथ ही साथ जो वहाँ के नागरिक हो उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये मुख्य कर्तव्य होता है किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का। ये कहते हैं एक्विनास महोदय। आगे कहते हैं टॉमस महोदय यानी एक्विनास महोदय कि राज्य और व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? तो राज्य और व्यक्ति इन दोनों का इन्होंने कहा कि एक ही उद्देश्य होता है। उसने ईश्वर को सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन माना है। तो राज्य ने भी ईश्वर को क्या माना है? इनके अनुसार राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन माना है। साथ ही साथ व्यक्ति ने भी माना है। तो कुल मिलाकर के राज्य और व्यक्ति का इनके अनुसार एक ही उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव वालों में कभी कभी पूछा जाता है कि राज्य और व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, निम्न में से कौन से विद्वान ने कहा है? तो एक्विनास महोदय ने कहा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज में आपका सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आगे देखते हैं। अरस्तु द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण को एक्विनास ने आधार माना, यानी जो अरिस्टोटल महोदय ने राज्य से संबंधित सिद्धांत दिया था उसी को आधार मानते हुए इन्होंने सारी बातें कही हैं। ठीक है, राज्य के लिए इन्होंने क्या बताया था अरस्तु महोदय ने? हमने अगली वीडियो में चर्चा कर ली थी। अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो होता है किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता राज्य की नहीं मिल जाती है। राज्य में विदेशी लोग भी रहते हैं, दास भी निवास करते हैं। ठीक है, इन्होंने नागरिकता से संबंधित सारी चीजें बताई थी और राज्य के बारे में बताया था, उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इन्होंने इसी बात को आधार माना। एक्विनास ने भी शासन व्यवस्था के 6 रूप बताते हुए राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है। तो इन्होंने राजतंत्र को क्या माना है? सबसे अच्छी व्यवस्था माना है शासन तंत्र करने का, यानी राज्य में एक राजा होना चाहिए। ठीक है, मतलब राजतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र नहीं। राजतंत्र मुखिया जो होता है राजा होता है। ठीक है, जहां का मुखिया क्या होता है? राजा होता है, यानी उसको अनुवांशिकता के हिसाब से बनता चला जाएगा। मतलब राजा जैसे समझते हैं, पहले राजा हुआ करते थे, इसे आप पढ़े होंगे
राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे, राम जी थे, श्री रामचंद्र थे, और रामचंद्र को राज्य मिल गया। उनके लड़के कौन थे? लव कुश, उनको राज्य मिल गया। इस प्रकार से सत्ता जो है वो अनुवांशिक रूप से हस्तांतरित होती है, मतलब एक दूसरे के हाथ में दी जाती है। यानी जो राजा होगा उसी का लड़का राजा बनेगा। इसी को कहते हैं राजतंत्र। यानी वहां पर जनता के द्वारा चुनाव होकर के राजा नहीं बनता है। ठीक, जनता के द्वारा जब चुनाव होकर के राजा नहीं बनता है तो इसी को क्या कहते हैं? राजतंत्र। और जब यही चीजें क्या हो जाती हैं, जब कभी आपको मित्रों, जब कभी क्या होता है, जब कभी गणतंत्र, मतलब आप समझते हैं रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, रिपब्लिक कौन सा? अपना इंडिया रिपब्लिक है, यानी आप मोदी जी को खुद चुनते हो ना, तो ये गणतंत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 6 रूप बताए हैं किसके? राजतंत्र के। ठीक, किसने? एक्विनास ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं आगे। एक्विनास के अनुसार जिस प्रकार शरीर पर मनुष्य का हृदय शासन करता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार पर एक ही शक्ति राज्य करती है, और वह होता है कौन? ईश्वर। तो एक्विनास कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय पर, मतलब मनुष्य पर उसका हृदय शासन करता है, यानी आपके पैर में मच्छर काटता है तो आपका हृदय आपके हाथ को आदेश देता है कि मच्छर पैर की दाईं अंगुली पर, तुरंत आपका हाथ जो चला जाता है बिना आंख खोले हुए अनुभव से। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है सबका कंट्रोलर होता है, दिमाग सभी इंद्रियों को अपने बस में रखता है। ठीक, तो वही कहते हैं जिस प्रकार से हृदय शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार से एक राज्य तभी पूरा माना जाता है। फिर राज्य पर कौन नियंत्रण रखता है? तो कौन रखता है? ईश्वर। तो ईश्वर वही शक्ति है जो राज्य को संचालित करती है। राजतंत्र में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था, सुव्यवस्था एवं समन्वय भली भांति स्थापित हो जाता है। ये कौन करता है? ये ईश्वर को जब हम एक जो है रूप में मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, मतलब ईश्वर को एक सत्ता केंद्र में मान लेते हैं और उसका एक प्रतिनिधि राज्य करता है, तो लोगों को ईश्वर से भय बना रहता है और लोग उसमें ज्यादा जो है ना तो चोरी, लूट, बेईमानी ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा, एक बात देखे होंगे, जहां पर ज्यादा अधिकतर शासन या फिर ज्यादा कुड़ाई होती है या फिर ज्यादा मतलब शासन टाइट होता है, वहां पर अपराध भी अधिक मात्रा में होते हैं कहीं ना कहीं पे। एक्विनास का कहना है कि राजा का कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। उसका प्रथम कर्तव्य होता है सुख, समृद्धि, शांति तथा आदर्श जीवन स्थापित करना, एकता और शांति को मतलब बनाए रखना। वह प्रजा का जीवन सुखी चाहता है, प्रजा से कानूनों का पालन करवाना, विदेशी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना इत्यादि क्या होता है? राजा का कार्य होता है। ये बताया किसने? एक्विनास। तो एक्विनास से रिलेटेड इतनी चीजें थी, हमने इसको। अब आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो आप कर लेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न अगर पूछा था एक्विनास के राज्य संबंधी विचार तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय पर हम चर्चा कर लेंगे, दीर्घ उत्तरीय संबंधित वीडियो आपकी अपलोड होगी। आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न है कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। हाब्स, रास, रूसो, मतलब हाब्स, रास और लॉक, ये 3 विद्वान हुए जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए। हालांकि और भी विद्वानों ने दिया है, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से दिए हैं। उनमें से हाब्स जो हैं इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बात करें तो प्राकृतिक अवस्था इन्होंने बताई, तो उसी पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने ये प्राकृतिक अवस्था बताई, यानी जब राज्य नहीं बना था उससे पहले क्या होता था, उसी को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी जब राज्य नहीं था, जब राज्य नहीं था तो उससे पहले क्या था, उसी को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। किसके अनुसार? हाब्स के अनुसार, सबके अनुसार, हाब्स, रास, लॉक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना है। क्या माना इन्होंने? अराजक माना है। उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण करने की कोई क्षमता नहीं थी। यानी जब जो है प्राकृतिक अवस्था चल रही थी, राज्य नहीं था, तो लोगों में क्या नहीं था? लोगों में उचित और अनुचित निर्धारण करने की क्या नहीं थी? शक्ति नहीं थी। किसने कहा? हाब्स ने कहा। आगे कहते हैं कि प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का क्या करता था? प्रयास करता था। जब शासन व्यवस्था क्या थी? नहीं थी कोई। लोग क्या करते थे? भगवान को आधार मानते थे, उन्हीं के आधार पर सभी लोग मतलब रहते थे, और किसी पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या फिर कोई शक्ति नहीं थी जो उसको पूर्ण रूप से संचालित करती थी। तब क्या था? तब लोग जो होते थे वो अनुचित और ठीक है और क्या बुरा कार्य है। ठीक, तो जो सबल लोग होते थे शरीर से या फिर जो धन से या जमीन जायदाद से, वो क्या करते थे? वो निर्बल लोगों को मारते पीटते थे, और इस प्रकार से उस एरिया में क्या होता था? हमेशा जो है मार पीट यही सब मचा रहता था। तो इसलिए लोगों ने सोचा, लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा कि अगर कोई एक राजा हो जाए जो कि क्या करे? हम लोगों पर नियंत्रण रखे। तो इस प्रकार से उसने राज्य की व्यवस्था करी। किसके अनुसार? हाब्स के अनुसार। आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये।
प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता था। प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार समाज में हमेशा भय का वातावरण बना रहता था, अराजकता व्याप्त थी। इस अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास गए, जिसमें घोषणा की गई ब्रह्मा के द्वारा कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को समर्पित करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, मैं एक व्यक्ति को बताऊंगा जो व्यक्ति आपका राज्य करेगा और आप सभी लोग अपने अपने सभी अधिकार उसको सौंप दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बताया जिसमें घोषणा करी गई, क्या घोषणा करी गई कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति, अमुक मतलब होता है कि इस व्यक्ति को, अमुक मतलब होता है जिसका मतलब नाम ना लिख करके यहाँ पे अमुक लिख देते हैं। ठीक है, तो अमुक मतलब कोई भी हो सकता है, जो वहां का राजा था उसी को अमुक कहा गया है। ठीक, तो अमुक मतलब उस राजा का नाम ना लिख करके तो अमुक लिख दिया गया। ठीक, तो अमुक व्यक्ति को समर्पित कर रहे हैं, जैसे फला कहते हैं, फला अमुक, ये सब एक ही होता है। ठीक, तो अमुक व्यक्ति को समर्पित कर रहे हैं, बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ब्रह्म मतलब लोगों ने कहा, ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा। मनु, श्रद्धा मनु पढ़ते हैं, जो शंकर प्रसाद की रचना है कि जो है नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये सारे मुद्दे। ठीक है, का कपड़ा फटा हुआ है, ये हिंदी का टॉपिक है, हिंदी में हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा, अतः मनु प्रथम राजा थे धरती के, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। वैसे तो हमारे वेदों पुराणों में बहुत पहले ये बात कही गई थी, लेकिन ये पाश्चात्य लोग हमारे से ही चुरा करके और हम सिद्धांत दे देते हैं, और हम भी वैसे मूर्ख हैं कि जो जो है क्या करते हैं, इनके विचारों को भली भांति फिर से वही चीज़ समझते हैं। अगर हम क्या करें, अपने पुराणों को, अपने ग्रंथों को, जितने भी हमारे पाश्चात्य चीज़ें हैं, अगर उनका हम गहन अध्ययन कर लें या फिर उनके प्रति थोड़ा सा झुकाव रख ले, आस्था रख ले, तो आज जो है जो पाश्चात्य लोग कर रहे हैं इधर उधर से, वो सारा गीता वगैरह से उदाहरण लेकर के गए हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें शोध वगैरह कर रहे हैं, सब अपना है। तुलसीदास जी की एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। तुलसीदास जी ने जो इनका खोज था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तुलसीदास जी ने इनसे पहले जो है उसको बता दिया था। क्या लिखा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कि जहिगिर चरण दिए हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। मतलब हनुमान जी जब यहाँ से इस पार से रामेश्वरम के तट से, यानी जहाँ पर जो है इधर भारत के तट से कन्याकुमारी से उड़ते हैं, तो एक पर्वत है उस पर जाते हैं और अपने पैर का दबाव लगाते हैं, तो जहिगिर चरण, गिर मतलब पर्वत, तो जिस पर्वत पर हनुमान जी क्या करते हैं, चरण का प्रहार करते हैं, वो पर्वत तुरंत अंदर चला जाता है और हनुमान जी को प्रतिक्रिया मिलती है उस पर्वत से, और फिर छलांग मतलब प्रतिक्रिया मिलकर के ये भन्न से आसमान में उड़ जाते हैं एक बैग। और जब आसमान में उड़ जाते हैं फिर कुछ दूर तक चले जाते हैं, 5-6 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कोई कटक वगैरह पर्वत दिखाई पड़ते हैं। समुद्र में देखते हैं द्वीप वगैरह बीच बीच में आते रहते हैं, कटक कहीं पे ज्वालामुखी है, कहीं पे थोड़ा सा द्वीप है, कहीं पे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर उधर फैले हुए हैं। तो इन्हीं सब पर जो है थोड़े थोड़े द्वीपों पर हनुमान जी ने या पर्वत निकले रहते थे। समुद्र में बहुत पर्वत होते हैं, तो वही पर्वत निकले रहते थे। तो हनुमान जी करते क्या थे, उस जो है पर्वत पर पैर मारते थे खूब तेज से, तो उससे क्या होता था, प्रतिक्रिया प्राप्त होती थी, तुरंत उड़ जाते थे। ठीक है, मतलब झटका लगता था। तो जैसे कैसे, तो जैसे जहगीर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस प्रकार से जब हनुमान जी किसी पर्वत को पैर दबाते हैं, मतलब उससे प्रेशर दबाते हैं, तो क्या होता है, पर्वत जो होता है वो अंदर की ओर यानी पाताल चला जाता है, लेकिन हनुमान जी आकाश की ओर उड़ जाते हैं और वो बड़ी तेज गति से लंका की ओर चलते हैं। किस प्रकार चलते हैं कि जैसे जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यानी जिस प्रकार से रामचंद्र जी के अमोघ बाण चलता है, जिस प्रकार से रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है, धनुष की टंकार मतलब धनुष को खूब खींच करके हम छोड़ते हैं, मतलब उस प्रत्यंचा से तो खूब तेज वो प्रत्यंचा ढकेलती है तीर को, तो जाता है। तो ये बात तुलसीदास जी ने नियम बता दिया था ये सारी चीजें। अब इसी को उन्होंने पुष्टि नहीं करी थी, ये नहीं बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम है ये, लेकिन बातें उन्होंने सारी कह दी। अभी आप सारी चीजें रामचरितमानस ही सही से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको वहां पर मिल जाएगा, देवी भागवत महापुराण में है, मैंने पढ़ा है स्वयं, राजा रेवत की कथा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मनु जो है प्रथम संतान हॉब्स के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, 9वां, बोधा के अनुसार संप्रभुता की क्या सीमा है? पहली सीमा दैवीय कानून,
यद्यपि कानून से मुक्त है, यद्यपि यह कानून से क्या है, मुक्त है, परंतु इसमें मतलब वह इससे सर्वथा ऊपर नहीं है, जैसा कि वह शासक को दैवीय कानून से बंधा हुआ मानता है। मतलब यह है इसका कि कानून से यह मुक्त होता है, दैवीय कानून जो होता है, परंतु इससे सर्वथा ऊपर नहीं है, जैसा कि वह शासक को दैवीय कानून में बंधा हुआ मानता है। तो शासक क्या है, एक दैवीय कानून, मतलब उस पर जो है राज्य जो है, उस पर जो शासन कर रहा है, उस पर जो है कोई प्रेशर नहीं है। हालांकि प्रेशर कौन सा है, तो जो देवीय मतलब जो ऊपर का कानून है, भार भगवान के द्वारा जो कुछ उस पर नियंत्रण रखा जा रहा है, वो चीजें हैं। ठीक, तो संप्रभुता वही है, मतलब थोड़ा बहुत जो है देवीय कानून का थोड़ा बहुत है, संप्रभुता में नियंत्रण वो भगवान रखते हैं, तो वो भी संप्रभु है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र होता तो संप्रभु होता, तो यहीं पर दैवीय कानून आ गया। यानी दैवीय कानून जो है वो मतलब नियंत्रण तो करते हैं भगवान, लेकिन अब भगवान आकर के तुमसे नहीं कहेंगे नहीं तुम ये चीज ना करो, ये चीज करो। अगर तुम गलत करोगे तुम्हारा निरसन कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर तुम ठीक करोगे तो तुम्हारा जो है आगे बढ़ाएंगे तुमको। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा देखिए भैया, दूसरा है प्राकृतिक नियम। क्या पूछा गया था, बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं। तो प्राकृतिक नियम, कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, वह प्रभुसत्ता को प्राकृतिक नियमों से भी बंधा मानता है। प्राकृतिक नियमों को वह दैवीय कानूनों के अंग के रूप में मानता है। तो दैवीय कानूनों का अंग कौन है, प्राकृतिक नियम। तो प्राकृतिक नियम जो है वो दैवीय कानूनों के ही अंग हैं। ठीक, कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं कुछ होते हैं, उन नियमों को भी मानना होता है। तो संप्रभुता वो होती है। ठीक, इनके अनुसार संप्रभुता जो होती है, ये सीमाएं हैं। मतलब संप्रभुता अपने, जैसे यहाँ की संप्रभुता जो आज के परिप्रेक्ष्य में दूसरी संप्रभुता है, उनकी संप्रभुता थी कि जो मतलब भगवान है वो तो कंट्रोल करते हैं सब पर, भगवान के ऊपर कोई नहीं, लेकिन जो शासक है राज्य का, उस पर भगवान का नियंत्रण है कहीं ना कहीं पे। तो संप्रभुता की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कुछ दैवीय कानून होते हैं जो है राज्य पर लागू होंगे राजा के अलग अलावा। साथ ही कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जो राजा के बनाए हुए कानून के बाद भी होते हैं, वो लागू होंगे। अगला है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून राजा बनाएगा, यानी शासक को संवैधानिक कानून के विपरीत कार्य करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। तो संवैधानिक कानून के विरुद्ध जो है कार्य नहीं करना चाहिए। यानी जो संवैधानिक कानून है, यानी जो कानून है उस राज्य का, यानी जो प्राकृतिक नियम वगैरह हैं, उनका क्या करना चाहिए, उनका जो है क्या नहीं करना चाहिए, हनन नहीं करना चाहिए। जैसे आज देखते हैं कृषि कानून आया था, कृषि बिल आया, मतलब अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में था, तो कृषि बिल आया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं इसको वापस करो, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है। तो ये होता है ना। तो इसी प्रकार से ये अपने यहाँ पे क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से संवैधानिक कानून जो हो उसके विपरीत कार्य नहीं करेगा राजा, राजा इस प्रकार के कानून तोड़ नहीं सकता था। ये थी सीमाएं। आगे देखते हैं, विशेष संधियां होती थी। यद्यपि प्रभुसत्ता संपन्न शासक निरपेक्ष है, निरपेक्ष होता था, परंतु दूसरे शासकों से की गई संधियों का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य होता था। यानी अगर कोई दूसरा राजा है और उससे कोई संधि हो रही है, कोई ट्रीटी हो रही है, यानी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, फिर कोई जो है सीमा को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, तो उससे लेकर के क्या होगा, उससे जो होगा वो जो करेगा यानी करेगा, उसका पालन करना उसको अनिवार्य होगा। साथ ही पांचवा, जनता के प्रति वायदे, प्रति किए गए जो वायदे होते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। यानी जो कह करके वो राजा बना है उसको पूरा करना उसको पड़ेगा। ठीक है, राज्य काल में ही। तो ये बातें थी, जो है क्या थी, ये बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं थी। कौन कौन सी सीमाएं, दैवीय कानून, प्राकृतिक नियम, संवैधानिक कानून, विशेष संधियां, जनता के प्रति वायदे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, प्रश्न 10। मैकियावेली को धर्म और नैतिकता पर टिप्पणी, मतलब मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं भैया मैकियावेली पर टिप्पणी कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैकियावेली जो था पहला दार्शनिक था जिसने क्या किया था, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया था। तो मैकिया जो जो है मैकियावेली था, यह पहला दार्शनिक था जिसने क्या करा था, जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने का क्या किया, प्रयास किया। वह राजनीति में धर्म के पड़ने वाले प्रभाव से परिचित था। वो जानता था कि धर्म जो होता है वो राजनीति पर अधिकतर प्रभाव डालता है, आज भी डाल रहा है धर्म के अनुसार। जो है अब देखते नहीं है, धर्म के अनुसार बहुत सारे राजनीतिक दल जो है इधर उधर हमेशा उथल पुथल मची रहती है समाज में। उसने यह स्वीकार किया कि शासक साध्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है। यानी ये देखते हैं धार्मिक मुद्दे जब वो चल रहा था, तो उसमें कोई कह रहा था कि मैं 15 करोड़ हूँ, तुम 35 करोड़ हो, मतलब जितने भी हो, मैं इतना करोड़ हूँ, जो है 18 करोड़ हूँ, मैं खत्म कर दूंगा,
तुम मेरे बराबर नहीं हो, एक कह रहा था कोई था, ठीक है। तो वो अपने संप्रदाय को बढ़ावा, एक कह रहे थे कि जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, मतलब ये तो ठीक है, उतना ज़्यादा गलत नहीं था, लेकिन वो वाला ज़्यादा गलत था उनका, ठीक। तो इस में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, और धर्म जो होता है जनता के लिए अफीम का कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजूमदार और मदान ने कहा था इस कथन को कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम का कार्य करता है। आगे देखते हैं। वह राजनीति में धर्म के पड़ने वाले प्रभाव से परिचित था। उसने यह स्वीकार किया कि शासक साध्य को प्राप्त करने, मतलब शासक जो होता है वो जीतने के लिए क्या करेगा, धर्म का सहारा लेगा। कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर ये था, अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करेगा। मैकियावेली के अनुसार शासक जो होता था स्वतंत्र है। मैकियावेली का जो शासक है वो क्या है, स्वतंत्र है। मैकियावेली ने बताया जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो क्या है, ये रूलर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी है स्वतंत्र न सिर पे कोई, और भावय मने करें जो सोई। तुलसीदास जी का एक उदाहरण है। भगवान को कह रहे थे, एक व्यक्ति थे, कहे कि नारद जी कह रहे थे कि हाँ स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावय मने करे जो सोई। हे भगवान, तुम जो है, जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वही कर रहे हो, तुम्हारे कर रही है, इस बात से कहते हैं। तो वैसे जो राजा होता था इस समय का, उन पे वो स्वतंत्र रहता था, उसके ऊपर कोई नहीं था, वो जो चाहता था वो करता था, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना ही वह नैतिकता के किसी बंधन से बंधा हुआ था राजा मैकियावेली के राज्य का। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोसेर्ज, किसमें, डिस्कोसेर्ज के 59वें अध्याय में क्या लिखा है, डिस्कोसेर्ज इसका एक ग्रंथ है, पुस्तक है मैकियावेली की। उसने उसके 59वें अध्याय में लिखा है कि मैं यह विश्वास करता हूं कि जब राज्य का जीवन संकट में हो, जब राज्य का जीवन क्या हो, संकट में हो, तो राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए, मतलब राजाओं की रक्षा के लिए और गणराज्यों की रक्षा के लिए, माने जो राज्य जो होते हैं उनकी रक्षा के लिए विश्वासघात का प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब जब राज्य संकट में हो तब आप विश्वासघात कर लेंगे, तो वो इसके अनुसार पाप वगैरह नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, चलो धड़ल्ले के साथ उसमें चलते रहो। तो मैकियावेली ये मानते हैं कि जब राज्य संकट में हो, राज्य का जीवन संकट में हो, तब राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए जो विश्वासघात किया जाता है वो ठीक है। उसने नैतिकता को दो भागों में बांटा, किसने, मैकियावेली ने। कौन से दो भाग हैं, इन्होंने कहा व्यक्तिगत नैतिकता, और व्यक्तिगत नैतिकता वो होती जिसमें क्या होता है, शासक के दृष्टिकोण को रखा जाता है, जो शासक होता है उसका पर्सनल दृष्टिकोण रखा जाता है। और जो जन नैतिकता होती है जिसमें जनता का कल्याण इसी में है, वह शासक के आदेशों का पालन करे, ठीक है। तो दो प्रकार की नैतिकता हुआ करती थी, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता, यानी जो राजा का नैतिकता होती, पर्सनल नैतिकता, ठीक है, मतलब पर्सनल मोरलिटी जो राजा की होती थी वो। और दूसरी जो राजा के द्वारा बनाए गए कानून है या दिए गए आदेश हैं उनका पालन करना, दूसरी नैतिकता, यानी उसको जन नैतिकता। तो पहली कौन सी नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता। दूसरी मैकियावेली वह पहला विचारक माना जाता है मित्रों, जिसने क्या किया है, जिसने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। इसने कहा कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, किसने, मैकियावेली ने, ठीक। जबकि बहुत सारे विद्वानों ने धर्म को माना है, ठीक है, धर्म को क्या माना है, राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार माना है, और है भी, इसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है। हर देश में ये होता है, हर देश में चलता आ रहा है, ठीक। धर्म जो होता है राजनीति में एक अहम कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते मैकियावेली, धर्म के हस्तक्षेप को, किसमें, राजनीति में, ठीक। उसके मतलब इनके अनुसार नैतिकता संबंधी विचारों का स्पष्ट दर्शन उसी के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता में अंतर हो जाता है। धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने का कारण बताते हुए मैकियावेली ने कहा है कि इससे राज्य की सर्वोपरिता बनी रहेगी। राज्य की जो सर्वोपरिता, मतलब राज्य में क्या होगा, झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं होगी, राज्य में क्या नहीं होगा, समुदायवाद की भावना नहीं पनपेगी। राज्य में जो होगा वो एक दूसरे का, जो धर्म के लोग होंगे उनके हिसाब से राज्य में झगड़ा नहीं होगा। जैसे हर एक राज्य में अधिकतर क्या होता है, हिंदू मुस्लिम, कहीं पे सिख मुस्लिम, कहीं सिख तो ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन कहीं पर जो है अलग अलग मात्रा में, मतलब जैसे कि ईसाई और मुस्लिम कहीं पर लड़ रहे हैं, कहीं पर यहूदी और मुस्लिम लड़ रहे हैं। अकेले इजराइल देश है, मोसाद वहाँ की एजेंसी है, पूरा घुमा करके पूरी खाड़ी देशों को मारता है वो। जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, इराक, ईरान, जितने भी हैं 7 8 9 10 12 देश, इन सभी को खेद खेद करके मारता है। किसी मतलब यहाँ तक मिस्र वगैरह को भी खेद खेद के मारा है, कौन,
उसका क्या नाम है, इजराइल। इतनी तगड़ी वहां की डेवलपर, छोटा सा देश है इजराइल। फिलिस्तीन, पहले इजराइल नाम का कोई देश वह नहीं था। हिटलर ने क्या करा था, यहूदियों को खूब मार दिया था, मतलब बहुत सारी ज्यादा यहूदियों को मार दिया था। और ये लोग वहां से डर के, मतलब वहां से भगा दिया था जर्मनी से। अब ये लोग आए थे और फिलिस्तीन में जो है बस गए थे। और फिलिस्तीन जो है एक देश था पहले, अब फिलिस्तीन जो छोटा सा देश बचा है, आधा ज्यादा तो कब्जिया लिया। ठीक, 3-5 करने लगे थे इधर वाले देश जो मुस्लिम कंट्री थे, खाड़ी देश, ठीक है। बस उन्हीं को क्या किया, सबको रपटा रपटा के मारा है उसने, इसराइल ने। इसलिए कोई बोलते नहीं, बहुत ज्यादा डेवलप एरिया है। 12-12 साल पे बदला लेते हैं, 100-100 200 साल बीत जाएंगे, बदला ले लेगी मोसाद कंपनी, इतनी टेक्निकल और इसमें आगे है मोसाद कंपनी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो तो इससे क्या होगा, राज्य की सर्वोपरिता जो होती है बनी रहती, किससे, अगर धर्म नहीं जो है राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। जहां पे धर्म आ गया भैया राजनीति में, वहां जो देश होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक, और यहूदी जो है मात्र एक जो है यहूदी कंट्री कौन सा है, इजराइल ही एकमात्र यहूदी कंट्री है। ठीक, ध्यान रखेंगे। दुनिया में अगर कहीं पर भी यहूदी का बच्चा पैदा होता है तो उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, तो इतनी बात आपने समझी। आपने क्या समझा, एक्विनास की राज संबंधी विचार समझे, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था समझी, बोधा के अनुसार संप्रभुता के सीमाएं समझी, और मैकियावेली की धर्म और नैतिकता से संबंधित विचार समझे। और धर्म में क्या बताया इन्होंने, कि धर्म जो होता है राजनीति से अलग होना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, राज्य में क्या बना रहे, शांति सुख, ये सारी चीजें बनी रहे। ठीक, ध्यान रखेगा। और सारी बातें हमने समझाई, उसको आप गहन रूप से अध्ययन करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षतः। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।